एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषताओं में हम देख लेते हैं कि ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जिस समय संविधान बना तो उस समय इसमें 395 यानी कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये आपको याद रखना है। 395 इसमें आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो अब भाग 25 हो गए हैं। कितने? 25। हालांकि ये गिने जाते हैं वैसे ही हैं 22 भाग, और अनुसूचियां हो गई हैं आपकी 12। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। ये एक भारत के संविधान की विशेषता है। सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब हुआ कि जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल की आयु को पूरा करता है, तो उसे वयस्क यानी कि मताधिकार देने का प्रावधान है कि वह मताधिकार दे सकता है, अपना वोट दे सकता है। अगर उसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म, जाति और लिंग तथा संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि 1989 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो था 61वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें जो है 21 वर्ष से पहले 21 वर्ष की आयु थी मतदान के लिए, 21 वर्ष की जगह कितनी कर दी? 18। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया और इसको आपको याद रखना है कि 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, अब देख लेते हैं विभिन्न स्रोतों से लिया गया ये वाला जो संविधान है। हमारा भारतीय संविधान जो है वो विभिन्न देशों के स्रोत जो हैं उनसे लिया गया है मैक्सिमम, लेकिन इसका जो पार्ट है वो 1935 1935 का जो अधिनियम है उससे लिया गया है। तो आप ये वाली बात जो है याद रख सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे स्रोत थे जो भारत से ही लिए गए हैं, है ना, और कुछ ऐसे सोर्स थे संविधान के जो बाह्य थे। जैसे 1935 की अगर हम बात करें तो इसी में नगर पालिका हो गई, अध्यादेश हो गया आपका, है ना, कैग हो गया और लोक सेवा आयोग हो गया। ये इस तरह के जो थे उपबंध वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी ली हैं, जैसे कि भाई संसदीय प्रणाली जो है हमने ब्रिटेन से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, है ना, प्रस्तावना ली है, वित्तीय आपात के बारे में हम जो प्रावधान है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, कनाडा से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, जैसे केंद्र सरकार के साथ में अर्ध सरकार का जो है वो देखेंगे, और एक राज्यपाल की जो नियुक्ति थी उसके बारे में हमने कनाडा से देखा था। तो इस तरीके से मतलब विभिन्न देशों के संविधान हैं उनसे हमने कुछ कुछ पार्ट लिया है जिससे हम अपने संविधान को अच्छा बना सकें। अच्छी जो चीज़ें हमें लगी, संविधान निर्माताओं को लगी, उन्होंने वो ग्रहण किया है। ठीक है, अब ये है नम्यता, है ना, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भारतीय संविधान है वो इतना कठोर भी नहीं है कि किसी निरपराधी को मतलब जिसने अपराध नहीं किया उसे सज़ा सुना दे, और किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी है उसे छोड़ दे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मिक्सचर है किसका? फ्लेक्सिबिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 368 ये क्या है? ये संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन 368 में आता है। तो मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे मूल अधिकार या आपके मूल ढांचे में या फिर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके
मूल अधिकारों में यदि हनन हो रहा है किसी कानून द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन किया जा सकता है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मूल अधिकार, ऐसा भी है कि समय के साथ कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं, तो कुछ कानूनों में समय के साथ परिवर्तित किया जाता है, तो वही क्या है, संविधान संशोधन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल भी है और इनफ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, मिक्सचर है। अब देख लेते हैं एकल नागरिकता, ठीक है। तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत में जो है जितने भी नागरिक हैं उन सबको एकल नागरिकता मिलती है। क्या मिलती है, एकल नागरिकता मिलती है। इसका जो नागरिकता वाला जो पार्ट है वो किस में दिया है, भाग 2। कितने, भाग 2 में एकल नागरिकता का वर्णन है, और कौन से आर्टिकल से है, 5 to 11, ठीक है। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि भाग 2 में है नागरिकता और कौन से आर्टिकल में है, 5 to 11। जैसे जन्म हो गया, वंश हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, जन्म, वंश और रजिस्ट्रेशन द्वारा और देशीयकरण द्वारा, ठीक है, भूभाग जो है आपका, भूमि यदि आपने ली है तो उस द्वारा आपको क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। तो नागरिकता वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं आपात उपबंध, है ना, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जो आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी प्रोविडेंट जो है, प्रोविज़न हमारे यहाँ जो है वो तीन तरह के हैं, है ना, आपात उपबंध। तो आप देखेंगे कि 352 है, ठीक है, और ये 352 क्या है, ये है राष्ट्रीय आपात, है ना, राष्ट्रीय आपात लिख सकते हैं आप इसको, राष्ट्रीय आपात। फिर इसी तरह 356 है, ये क्या है आपका, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और 360, आर्टिकल 360, ठीक है। तो 360 में क्या है, आपके आपके वित्तीय आपात के बारे में है, क्या, वित्तीय आपात, ठीक है। तो वित्तीय आपात के बारे में है क्या, तो इस तरह के आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमारे भारत में वो इस तरीके से दिया गया है ना। जैसे राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति आपात देखेंगे आप, राष्ट्रपति शासन देखेंगे, तो जब आपात उपबंध हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में थोड़ा इनको समझ लेंगे। लेकिन बस अभी ये याद रखिए कि जैसे 352 है तो राष्ट्रीय आपात है, 356 है तो राष्ट्रपति शासन है, और 360 है तो वित्तीय आपात है। हालांकि वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो इसी तरीके से देखेंगे। अब देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, ठीक है। इसका मतलब हो गया सेकुलर स्टेट। तो भारत आप देखते ही हैं कि सेकुलर स्टेट है, ठीक है। किसी को भी कोई भी धार्मिक प्रकार की आज़ादी है, प्रत्येक व्यक्ति को वह अपने हिसाब से अपने धर्म को चुनने का, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी उसको दी गई हैं। तो ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हो गया। और एक आप थोड़ा सा और याद रख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कितना, 42वां, 42। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें आपने देखा, उसमें आप इतना याद रख सकते हैं कब हुआ था ये, 1976, 1976। तो इसमें जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अभी बताता हूँ कि पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, किसमें, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था भाई। तो ये सेकुलर स्टेट हो गया। और ये क्या है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है कि क्या है पंथ निरपेक्ष, है ना। तो कोई भी जैसे सरकार है तो वो कोई ऐसी नीति नहीं अपनाएगी जिससे किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव हो जाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनाएगी गवर्नमेंट जिस पे क्या हो, धर्म के आधार पर भेदभाव हो जाए। तो इसलिए ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई। त्रिस्तरीय शासन क्या है, तो त्रिस्तरीय शासन का मतलब हो गया 3 टायर गवर्नमेंट। और इसमें क्या हो गया कि जैसे केंद्र सरकार हो गई, है ना, केंद्र सरकार। तो पहले केंद्र होगी, केंद्र शासन करेगा, फिर राज्य शासन करेगा, और फिर स्थानीय निकाय यानी कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो केंद्र हो गया, और केंद्र राज्य और फिर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय, ठीक है, केंद्र राज्य और स्थानीय स्वशासन, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है। तो भारत का ये संविधान जो है इस तरीके से
अपनी विशेषताओं को बता रहा है ना। अब जैसे मूल कर्तव्य, तो आपके क्या हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल आपके ड्यूटी, मूल कर्तव्य ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपके जो मूल कर्तव्य हैं कितने हैं मूल कर्तव्य, तो आप देखेंगे मूल अधिकार भी हैं, मूल कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक तत्व, ये जो है भारतीय संविधान में इसकी विशेषता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगर मूल अधिकार जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार आपके हो गए 6, और ये तीनों ही अगर मैं 7 लिख देता तो ज़्यादा सही रहता है ना। तो मूल अधिकार आपके 6 हो गए। मूल अधिकारों के बारे में अगर आप देखेंगे तो कौन सा है आपका भाग 3 में है यहाँ। ठीक है, तो भाग 3 में आपके, भाग 2 में आपकी नागरिकता थी और भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार हैं। और 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं। ठीक है, नीति निदेशक तत्व को देखेंगे आप तो 36 से है ये 51 आर्टिकल तक, 36 से 51 आर्टिकल तक ये नीति निदेशक तत्व हैं। और भाग क्या है, 4, भाग 4। ठीक है, इसी तरीके से जो मूल कर्तव्य हैं वो आपने देखे कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है तो उनकी सिफारिश पर 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। तो उसके भाग 4 क में जोड़े गए थे, है ना। और इनकी संख्या कितनी है, भाग 4 क में जोड़ा गया था इनको, किसको, मूल कर्तव्य को। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप थोड़ा इनको देख सकते हैं। बस याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या है, इनको जोड़ा गया था। 4 क, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह। और मैंने बताया है कि शुरुआत में कितने जोड़े गए थे, 10, फिर बाद में 1 जोड़ा गया, तो कुल मिला के कितने हो गए आपके, 11। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य हो गया आपका, ये भी हो गया। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को देख लेते हैं भाई। तो संसदीय शासन प्रणाली है तो वहाँ एक 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 बहुत अच्छा होता है कि अगर ये आपको बदलाव करने हैं तो आप संसद के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली में ये है कि आप जो है जनता के बीच में से व्यक्ति चुनकर जाता है, तो जनता से ही चुने हुए जाते हैं, है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली में फ़ायदा ये है कि आप ही के जो लोग हैं वो चुनकर संसद में जाएंगे और संसद में जाकर आपके हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, कानून बनाएंगे या जिस तरीके का भी उन्हें करना होगा विकास करेंगे। और क्योंकि वो आप लोगों के बीच से गए हैं, ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली की कई विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से हमने लगभग सभी देख लिए। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई, ये आपको याद रखनी जरूरी है। इनके बारे में हम जो जैसे नागरिकता हो गई तो या फिर ये मूल कर्तव्य हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, इन सब को हम डिटेल में अलग अलग जैसे भाग पढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे। अभी सिर्फ एक बेस बनाने का काम चल रहा है, तो वो सब थोड़ा सा आप उसको पढ़ते रहिए।